हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भारत में स्टॉक मार्केट। लास्ट टॉपिक मैंने जो किया था उसमें था भारत में आर्थिक सुधार पार्ट 3। ये उसके आगे का टॉपिक है कि भारत में आर्थिक सुधार लाने के लिए और क्या किया गया है। तो इसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, हमारे यहाँ कौन कौन से स्टॉक मार्केट हैं और दुनिया में जो बड़े स्टॉक मार्केट है कौन कौन से हैं और इनका काम क्या होता है और इन्हें कौन रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट को हम हिंदी में प्रतिभूति बाजार भी बोलते हैं, जिससे तात्पर्य होता है कि जो भी शेयर पत्र रहते हैं, प्रतिभूति, बॉन्ड, डिवेंचर्स तथा म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक लंबी अवधि के लिए, मतलब दीर्घ अवधि के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा का निवेश निवेशकों द्वारा कराकर उद्यमी को जो मुद्रा होती है वो उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत जो है खरीदारी बिक्री की जाती है, जिससे कि जो भी जैसे हम अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम डिवेंचर्स खरीदते हैं, तो उसका जो मूल्य होता है उसके बराबर राशि उद्यमी या फिर हम जिस भी कंपनी के शेयर या डिवेंचर्स खरीदते हैं उसको मिल जाती है, जिससे कि वो अपना बिजनेस बढ़ाता है और उस बिजनेस में जो भी उसको प्रॉफिट होता है वो अपने सभी शेयरधारकों में वितरित करता है। अब देखते हैं कि इसका जो रेगुलेशन होता है, जैसे किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, शेयर मार्केट में फ्रॉड ना हो, डिवेंचर्स में कुछ भी धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी बना रखी है जिसे हम सेबी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। होता क्या है कि इसमें हम दो तरीके से व्यापार करते हैं, एक तो ब्रोकर के थ्रू करते हैं और एक जॉबर के माध्यम से भी करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी दो तरीके का मार्केट होता है, एक होता है प्राथमिक मार्केट और एक होता है द्वितीयक मार्केट, मींस प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी निवेशक या उद्यमी, जैसे उद्यमी होता है तो वो अपना फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी का शेयर लॉन्च करता है और कस्टमर्स उसको खरीदते हैं। मींस ऐसा कह सकते हैं कि यह सीधा उद्यमी और निवेशक के मध्य लेन देन होता है। जबकि द्वितीयक मार्केट में क्या होता है कि जब शेयर या डिवेंचर एक बार मार्केट में आ जाता है, लिस्टेड हो जाता है, तो फिर उसको तीसरी पार्टी को उस कस्टमर के द्वारा सेल किया जाता है। इसे हम द्वितीयक मार्केट कहते हैं। प्राथमिक मार्केट को मुख्यतः हम आईपीओ भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, और उसके बाद जो शेयर कन्वर्ट होकर ये सभी में खरीद बिक्री होती है। इसका मेन काम क्या रहता है, सेबी का मेन काम क्या रहता है कि जो भी इंडेक्स रहते हैं वो जारी करना, जैसे निफ्टी रहता है, सेंसेक्स रहता है, ऐसे भी और भी इंडेक्स रहते हैं। यह जो है सेबी जो है वो बाज़ार के लिए नियम और कानूनों को बनाता है, और जो भी नियम कानून बनते हैं या फिर जो भी सूचना या इन्फॉर्मेशन शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है उन सूचनाओं को बाज़ार में अपडेट करता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शेयर मार्केट। तो विश्व का जो पहला शेयर मार्केट था वह एंटवर्प शेयर बाज़ार नीदरलैंड 1631 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय शेयर मार्केट हम अपने यहाँ के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रीफ के लिए ये बताना ज़रूरी है कि जो विश्व में सबसे पहला मार्केट था वो एंटवर्प शेयर मार्केट था नीदरलैंड का, और 1631 से प्रारंभ हुआ था। और इसके बाद जो दूसरा था वो लंदन शेयर बाज़ार था जो 1773 में स्टार्ट हुआ था। उसका यूएसए का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आया, और फाइनली जो हमारा एनएसई है वह भारत में 1992 में भारत सरकार द्वारा एक एक्सचेंज बनाने के लिए आईडीबीआई को कार्य सौंपा गया। इसलिए आईडीबीआई को राष्ट्रीय शेयर बाज़ार का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब राष्ट्रीय शेयर आईडीबीआई ने राष्ट्रीय शेयर बाज़ार यानी एनएसई को बनाया था, इसलिए उसको उसका जनक या प्रवर्तक माना जाता है। राष्ट्रीय जो शेयर बाज़ार था एनएसई था, उसकी प्रारंभिक पूंजी 25 करोड़ रखी गई थी, तथा शेयर बाज़ार में 49% एफडीआई की अनुमति है। मतलब जो शेयर बाज़ार होता है उसमें 49% तक फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एनएसई का मुख्यालय जो है वो दक्षिणी मुंबई में है। दूसरा हम देखते हैं, हमारे यहाँ का एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई स्टॉक एक्सचेंज। यह हमारे भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, और 19 अगस्त 2005 से एक लिमिटेड कंपनी के रूप में भी
इस रूपांतरित कर दिया गया है। इसमें 5,000 से भी ज़्यादा भारतीय कंपनियां लिस्टेड हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा 5वां स्टॉक एक्सचेंज है। और हम सबसे बड़े में देखेंगे तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नास्डाक जो यूएसए का है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो जापान का है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो ब्रिटेन का है। ये 4 के बाद बीएसई भारत का सबसे बड़ा दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज है। अब हम एक और टर्म देखते हैं, OTCEI मीन्स ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और 1992 से ट्रेडिंग कंपनी के रूप में यह कार्य कर रहा है। लेकिन UTI, ICICI, SBI, CAF एजेंसी द्वारा इसको परिवर्तित करके शेयर बाजार के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर का शेयर बाजार है। एक और टर्म है ISE मीन्स इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मतलब यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके बीच में इंटरकनेक्शन का काम करता है। यह संस्था 1998 में क्षेत्रीय बाजारों को आपस में जोड़ने एवं सम्मिलित करने के रूप में स्थापित की गई थी। वर्तमान में यह 15 क्षेत्रीय बाजारों को आपस में जोड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों के उद्देश्य क्या थे। यह जो वीडियो है यह आर्थिक सुधारों का ही आगे का पार्ट है, क्योंकि आर्थिक सुधारों के रूप में स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ी मदद थी। तो इसमें हम देखेंगे आर्थिक सुधारों की ज़रूरत क्यों हुई। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनके जीवन में तेज़ी और स्थायी सुधार लाने के लिए आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। दूसरा हम देखें कि रोज़गार में वृद्धि करने के लिए, निर्धनता में कमी लाने के लिए, क्योंकि जब इस तरह का मार्केट बाज़ार में आया तो जो भी हमारे देश के नागरिक थे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला और उनके पास अपना बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए पूंजी भी मिली। और इसके द्वारा क्या है कि FDI को भी अलाउ किया जाता है, तो फॉरेन से भी इन्वेस्ट प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है कि देश में जो आधारभूत संरचना का विकास करना था उसके लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता थी, जो स्टॉक मार्केट के माध्यम से विदेशों से भारत में आना प्रारंभ हो गई। बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा स्थापित करना था ताकि मानवीय और भौतिक संसाधनों को प्रोत्साहन मिल सके। मीन्स जब भी अब जैसे हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट या फिर कोई सा मार्केट ऑनलाइन है तो सभी को पूरे देश में वैल्यू, प्रोडक्ट्स की वैल्यू समान मिलती है और पता रहती है। आगे हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और भूमंडलीकरण करना। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण मतलब लिबरल किया गया। जैसे पहले हमारे यहाँ बंद अर्थव्यवस्था प्रयोग में लाई जाती थी और उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसी प्रकार जो हमारी अर्थव्यवस्था उसको वैश्विक किया गया। जैसे FDI, FII को हमने अपने देश में अलाउ किया। देश में संचार एवं परिवहन सुविधा का विकास हुआ और सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है वो ये है, आर्थिक सुधारों से निजी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और यही कारण है कि आज भारत में निजी क्षेत्र और उसमें भी सर्विस सेक्टर काफ़ी कुछ मददगार करता है अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा देश के सार्वजनिक जो उपक्रमों को घाटा हो रहा था उन घाटों को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, जब हम देखते हैं कि किसी चीज़ का अगर प्रॉफिट होता है तो उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, तो आर्थिक सुधार के भी नकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे हुआ क्या है कि पूंजीवादी जो लोग थे या पूंजीवादी जो तत्व थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि जब आर्थिक सुधार हुए तो अर्थव्यवस्था को तेज़ करने के लिए पूंजीपतियों को काफ़ी पूंजी प्रदान की गई, जिससे कि उद्योग धंधे और नौकरियों का सृजन किया जा सके और इस कारण पूंजीपतियों को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। इन सुधारों का अधिक लाभ संपन्न वर्ग को हुआ, जिससे संपन्न वर्ग और अधिक संपन्न हो गया। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि FDI या फिर FII भारत में आई तो भारत में विदेशी कंपनियों का भी वर्चस्व बढ़ने लगा। विश्व अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आने लगे। जैसे पहले बंद अर्थव्यवस्था थी, अगर किसी देश में कुछ भी संकट आता है, आर्थिक संकट, तो उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होने से जो भी प्रभाव ओवरसीज़ यानी पूरे विश्व में होते हैं उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आर्थिक सुधारों से विदेशी कर्ज का खतरा बढ़ गया।
आर्थिक सुधारों से यही है कि जब अर्थव्यवस्था खुली हो गई, एफडीआई एफआईआई को अलाउ कर दिया गया, तो जो भी पूंजी विदेशों से आने लगी, तो उसकी वजह से भारत पर विदेशी कर्ज भी बढ़ने लगा। और लेकिन जो जो इसका लक्ष्य रखा गया था कि बेरोजगारी और निर्धनता में कमी आएगी, ऐसा अभी तक होने में सफलता नहीं मिली है। एक आखिरी पॉइंट है कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, जिन्हें हम रिजर्व बैंक भी बोलते हैं। ऐसी बैंक हैं जो आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल की गई हैं। मतलब जो आरबीआई का नियम है, उसकी जो अनुसूची 2 है, उसमें जिन बैंकों को शामिल किया गया है उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? 5 लाख की जमा राशि होना चाहिए बैंकों के पास, सीआरआर रखना चाहिए, एसएलआर रखना चाहिए, और बैंकों का कोई भी कार्य, ऐसा कार्य जो ग्राहकों के लिए हानिकारक हो, बैंक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार समाप्त होता है। तो ये भारत में आर्थिक विकास, आर्थिक सुधार का 4 वीडियो था, और इसमें ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर को टारगेट करके बनाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।